हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यूनिट 4 का लेसन 4, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इन दी स्टेट पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रीजनल बिजनेस। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और इस वीडियो में हम सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे। ये पूरे के पूरे नोट्स की फॉर्म में आंसर लिखें। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया फेस्ड मैनी economic challenges including poverty, unemployment and the need for industrial growth. To address these, India adopted a mixed economy where both the public and private sector had roles. 5-year plan focused on building heavy industries, improving agriculture and creating infrastructure. The Green Revolution in India in the 1960s brought many major changes in agriculture, increasing food production and ensuring food सिक्योरिटी, बट इट ऑल्सो क्रिएट इनइक्वालिटीज़ बिटवीन रीजन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिनमें से थे कुछ इकोनॉमिक और पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे चैलेंजेस, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी काफ़ी ज़रूरत थी इंडिपेंडेंस के बाद। इन सब को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के ही काफ़ी रोल थे। और उसके बाद 5-year प्लान पर भी फोकस किया गया, जिसमें था कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की जाए और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s में हुई थी, उससे इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए, जैसे कि जो फूड प्रोडक्शन थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और फूड सिक्योरिटी भी हमारी इंश्योर हो गई थी। उसके बाद कुछ इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हुई थी कुछ रीजन्स में। India's economic policy were protectionist with high import taxes and restriction on foreign trade. This made the economy self-reliant but inefficient. By the 1980s, the system faced problems like fiscal deficit, low growth, and a lack of competitiveness. These challenges set a stage for liberalization in 1991. इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो प्रोटेक्शनिस्ट थी, जिसमें कि जो इम्पोर्ट होते थे उन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे और फॉरेन ट्रेड जो थी वो उन पर रिस्ट्रिक्शन थे। और इसका जो मेन मोटिव ये था कि जो हमारी इकोनॉमी वो सेल्फ रिलायंट रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो सेल्फ रिलायंट तो रही, लेकिन उसमें कुछ वो असक्षम रह गई, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम फिजिकल डेफिसिट थे वो काफ़ी लो चले गए थे और हमारी जीडीपी भी काफ़ी लो हो गई थी। और साथ ही साथ 1980s में हमारे इंडिया में लैक ऑफ कम्पिटिटिवनेस था। तो इसको चैलेंज करने के इसको सेट करने के लिए एक स्टेज फॉर लिबरलाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसमें 1991 में इंडिया के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, जैसे कि लो फॉरेन रिजर्व, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड लार्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और साथ ही साथ इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ गोल्ड रिजर्व जो थे वो लोन लिया, और हमारा जो गोल्ड रिजर्व था वो भी काफ़ी लो हो गया था। द गवर्नमेंट बिगिन लिबरलाइजेशन द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैक्स, एंडिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस राज एंड एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने 1991 में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इम्पोज किया, जिसमें से लिबरलाइजेशन को इम्पोज करने के बाद हमारी जो इकोनॉमी में इंपोर्ट के टैक्स थे उनको काफ़ी रिड्यूस किया गया, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो था, जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था, उसको ख़त्म किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ उसमें कुछ ग्रोथ आए। These reforms were necessary to open up the economy, attract investment, and improve efficiency. They marked a shift from a controlled economy to a market-driven one, allowing India to integrate with the global economy. जो ये सुधार थे, ये अर्थव्यवस्था, इसमें जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ओपन अप हुई। इसके थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी काफ़ी अट्रैक्ट हुई, और इससे जो हमारी जीडीपी की कंडीशन थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। ये एक इफेक्टिव स्टेप था गवर्नमेंट का। द एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1991
brought significant change to India. Some states like Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu benefited more because they were already industrialized and attracted more investment. Backward states like Bihar and Odisha faced challenge due to lack of infrastructure and skilled labor. जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे 1991 में, उन्होंने इंडिया में काफ़ी सिग्निफिकेंस चेंजेस किए. जैसे कि कुछ स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड रही क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन था और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी इस एरियाज़ में. वहीं पर जो बैकवर्ड स्टेट थी जैसे कि बिहार और उड़ीसा, वहाँ पर कई चैलेंजेस फेस किए गए ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अनस्किल्ड लेबर. मतलब the reform encouraged competition among states with many offering initiative to attract industries. Cities like Bengaluru, Hyderabad became IT hub, creating job and urban development. However, the reform also widened income inequality and the rural-urban divide as rural areas lagged behind in development. ये जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने स्टेट्स के बीच में कंपटीशन को एनकरेज किया. काफ़ी स्टेट जो थी वो इंडस्ट्रीज और मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी को अट्रैक्ट किया. और कुछ सिटीज़ जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद जो हैं ये आईटी हब बन गए और वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई और अर्बन डेवलपमेंट सेटल हुई. और ये रिफॉर्म जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकम की इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया. लेकिन जो रूरल एरियाज़ थे वो इस डेवलपमेंट में पीछे थे. तो जो यूपीआई गवर्नमेंट थी 2004 और 2014 के बीच में उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया, जिसमें यह था कि सभी का एक साथ विकास हो. प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा जिसमें जॉब जो थी वो रूरल वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती थी, और फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसका एम था कि हंगर को रिड्यूस किया जाए. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवेज एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सपोर्टेड डेवलपमेंट. रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की गई इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि हाईवे बनाए जाएं और साथ ही साथ हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाए. ये सारी डेवलपमेंट इन सब को बढ़ावा दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू आफ्टर द एलपीजी. However, the government faced challenges like policy paralysis and corruption scandal. इन सारी चीज़ों से जो भी चैलेंजेस थे उनसे जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे वो काफ़ी स्लो हो गए थे. सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट डिड नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड. ये सारे सेक्टर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाए जैसा कि उम्मीद लगाई गई थी. और डिस्पाइट एफर्ट टू इम्प्रूव ग्रोथ, इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन प्रेसिस्टेंट चैलेंजेस. इसके विकास में सुधार के प्रयासों के बाद भी जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी और अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो उनके मुद्दे लगातार चुनौतियां बन रहे थे सरकार के सामने. The Modi government introduced several major reforms to modernize India's economy. Initiatives like Digital India promoted digital payment and financial inclusion through schemes like Jan Dhan Yojana. The goods services tax streamlined indirect taxes, making business more effective. इसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ मेजर रिफॉर्म किए, जैसे कि मॉडर्नाइज किया इंडिया की इकोनॉमी को. कुछ इनिशिएटिव चलाए जैसे कि डिजिटल इंडिया, जिसमें वो प्रमोट करते डिजिटल पेमेंट को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जिसमें कि जो भी हमारा भुगतान हो वो डिजिटल मेथड से हो. जैसे कि कुछ स्कीम थी जन धन योजना और जीएसटी को लागू किया, जिसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी को ख़त्म करके एक स्ट्रीमलाइन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्रिएट किया गया, जिससे कि जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो और बिज़नेस के जो भी पद्धति है उसको अच्छे से कुशल बनाया जा सके. Other reform include the Making in India campaign to boost manufacturing and insolvency and bankruptcy code to improve financial discipline. कुछ रिफॉर्म जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी इंक्रीजमेंट हुई. और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक भारतमाला, सागरमाला एम टू एनहेंस कनेक्टिविटी. हाउएवर challenges like rising unemployment and economic slowdown during demonetization raised concern about the overall impact of these reform.
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए गए जैसे कि भारतमाला और सागरमाला। इनका एम था कि कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से एनहेंस करना, और साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी थे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्लो डाउन का चैलेंज ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन। ये सारे जो मुद्दे हैं ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, जिसके बारे में मतलब ये पूरे के पूरे जो रिफॉर्म है इनको इम्पैक्ट करते हैं, ये 2 चैलेंजेस। इसमें स्लाइड में मिसप्रिंट हो गया, जो मोदी वाला कॉन्सेप्ट था वो इसके बाद आना था, तो आप पहले ही इस वाले स्लाइड को करना, फिर बाद में उसे याद कर लेना। बिफोर 1991 इंडियाज इंडस्ट्री वर हैविली रेगुलेटेड अंडर द लाइसेंस राज सिस्टम। 1991 से पहले जो इंडिया की इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो लाइसेंस राज सिस्टम के अंडर आता था, जिसमें किसी भी तरह का छोटा सा अगर हमें बिजनेस भी करना है तो उसके लिए हमें परमिशन रिक्वायर होती थी। उसके बाद 1991 में इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हुई, जिसमें कि हम किसी भी तरह के बिजनेस को फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, और इससे हमारी सोसाइटी में हमारे जैसे कि कुछ सेक्टर हैं आईटी और सर्विस सेक्टर, इनमें काफ़ी ग्रोथ हुई और काफ़ी हायर इन्वेस्टमेंट की गई। ट्रेड लिबरलाइजेशन के तहत जो टैक्सेस थे, इंपोर्ट टैक्सेस थे, उनमें काफ़ी कमी कर दी गई, और साथ ही साथ कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी लिया गया। ये सारे चेंजेस जो थे वो इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा कंपेटिटिवली मतलब ग्लोबली कंपेटिटिव बना रहे थे। The Green Revolution introduced in 1960s increased food production through high yield seed, chemical fertilization and irrigation. It ensured food security and reduced the risk of famine. States like Punjab, Haryana became agriculture leader, creating a prosperous class of farmer. ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 में, जिसके तहत जो फूड प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हुई, और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमारी जो फूड सिक्योरिटी थी उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर के तहत वो राइज हुई, और इसके तहत जो भी खतरा था भुखमरी का वो भी कम हो गया। कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये सारे जो है वो एग्रीकल्चर लीडर बन गई, और यहाँ पर एक प्रॉस्पेरियस क्लास ऑफ फार्मर का निर्माण हुआ। However, the benefits were not evenly spread as eastern and southern state lagged. The excessive use of chemical and water-intensive farmer caused environmental problems like soil degradation and water scarcity. Socially, it widened the gap between rich and poor farmer, leading to rural indebtedness and even farmer suicide in some region. जो लाभ थे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो समान रूप से वितरण नहीं हुए थे, क्योंकि कुछ जो इलाका था ईस्टर्न और सदर्न इलाका वो पिछड़ा रह गया था। साथ ही साथ कुछ जैसे कि केमिकल का यूज़ करना और वाटर इंटेंसिव फार्मिंग के कारण एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर स्कैरिसिटी, जिसकी वजह से किसानों के बीच में एक क्लास बन गई, जिसमें था कि कुछ किसान जो थे वो रिच हैं और कुछ पुअर हैं, और ग्रामीण इलाकों में जो किसान थे वो ऋणग्रस्त होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली कुछ क्षेत्रों में। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव जो था वो कुछ स्टेट में ज़्यादा था और कहीं पर कम था, और जिसकी वजह से जो किसान थे वो सुसाइड कर रहे थे, बल्कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे वो काफ़ी रिच हो गए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका बस एक लास्ट लेसन बचा है, लेसन 5 पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन, वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।